नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 45,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं शुरू करने के साथ पाकिस्तान को ललकारा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम देख गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से आतंक के आकाओं को फिर ललकारा। कहा, आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो उसे बिल से खींचकर कुचल देंगे। जंगलराज को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर कसा तंज। भारत किसी भी आतंकी हमले का कठोरता से देगा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह की पुंछ में पाकिस्तान को 2 टूक। गोलीबारी से प्रभावित लोगों से भी मिले। पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। समुद्र में तैनात आईएनएस विक्रांत से गरजे राजनाथ सिंह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म। अगर पाकिस्तान ने फिर की हिमाकत तो भारत का जवाब और भी होगा कठोर। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची चिराग सात्विक की जोड़ी। क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 1 मलेशियाई जोड़ी को दी मात। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कानपुर में 45,600 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें मेट्रो पनकी, जवाहर खुर्जी, घाटमपुर विद्युत परियोजना का लोकार्पण शामिल रहा। वहीं बिठूर क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र का आवासीय परिसर, यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में सब स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। और वहीं इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहनों बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया और कहा कि वे बर्बरता का शिकार हुए। पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुरिया शैली में पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट का खेला नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा। और वहीं कानपुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान
काराकट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो बिहार के समग्र विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ही 24 अप्रैल को आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का जो वायदा किया था, उसकी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि आज जब वे बिहार आए हैं तो अपना वचन पूरा करने के बाद आए हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री ने पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सरकार की संवेदनशीलता और समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस अवसर पर विशेष मुआवजे की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मुआवजा और सरकारी नौकरी से परिजनों के जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार उनके साथ हैं। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और वहीं गृह मंत्री ने पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे से यहां लोगों में खुशी है और हम सुबह से ही उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे। गृह मंत्री साहब हमारे पुंछ में पहुंचे, पहली बार आए
उन्होंने जो लोगों को दर्द दुख वाले लोगों को बांटा और कहा कि भाई ये ऐसी सिस्टम जो जंग जो होती है इसमें कहीं पर हो जाता है, इधर का उधर हो सकता है, पर जो पाकिस्तान की कायराना हरकत से यहाँ पर सिविलियन को हिट किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अमित शाह साहब ने निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि यह संदूर ऑपरेशन जो है अब ये स्थगित किया गया है। और वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित गुरुद्वारा सिंह साहिब का दौरा किया और मत्था टेका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पुंछ में गीता भवन मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय बच्चों से भी मुलाकात की और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से गोलीबारी के कारण मंदिर को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। INS विक्रांत का वर्तमान में अरब सागर में वो तैनात है और ये दौरा भारतीय नौसेना के रणनीतिक कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाने के हफ्तों के बाद हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने मिशन के परिचालन परिणामों की समीक्षा की और तैनाती का हिस्सा रहे नौसेना कर्मियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने न केवल आतंकवादियों को बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। एक कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। CII बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी तेज रफ्तार को बरकरार रखा और 6 से 7% की दर से विकास किया। क्राइसिस के बाद दुनिया की इकोनॉमी हमने देखा, डेवलप्ड कंट्री 4%, अमेरिका 4%, चाइना बिलो 4, अमेरिका 2, यूरोप 1-2 इकोनॉमिक ग्रोथ वहां जाके रुका है। ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। 6 to 7% रेट से ग्रो करना यानी कि संपत्ति का सर्जन हो रहा है प्रतिवर्ष। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश में कैसे हुआ, कितना हुआ, उसके पार रिजर्व बैंक डेटा रिलीज करती है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक दशक में 17 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, यानी कि लोगों को जॉब मिली। और वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने CII बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
इनके जरिए हम वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत बनाने में सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन और ज्ञान विज्ञान को अहम कड़ी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच अब केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। भारत से निकली हुई चीजों के प्रति पूरी दुनिया में एक आकर्षण बन गया। योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है। आयुर्वेद के सिद्धांत इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई। आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी। हमारे यहाँ से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है। ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। और वहीं सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का एक दल जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा और इस दौरान संजय झा ने गांधी मेमोरियल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान संजय झा ने गांधी मेमोरियल इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल में गांधी सेवा लोका के अधिकारियों से मुलाकात की। भारत के मिशन सिंदूर आउटरीच के तहत सियरा लियोन के फ्रीटाउन में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। भारत की रक्षा विजन 2047 पर केपीएमजी ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है। सीआईआई और केपीएमजी इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश का रक्षा उत्पादन 2024 से 25 में 1.46 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 2047 में 8.8 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। भारत का वार्षिक रक्षा बजट 2047 में लगभग 5 गुना बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि वर्तमान में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केपीएमजी इंडिया की ओर से जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक आत्मनिर्भर, अग्रणी और अतुल्य भारत 2027 इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर विजन 2047 है। आत्मनिर्भर, अग्रणी और अतुल्य भारत 2047 रिपोर्ट रक्षा विनिर्माण में एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में देश की कुल रक्षा व्यय को 2047 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% पर आंका गया है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 2% है। रक्षा बजट में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आवंटन भी वर्तमान के 4% से बढ़कर 8 से 10% होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके, एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करके और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में अग्रणी प्रगति करके वैश्विक नेता बनना है। इसके साथ ही 2032 तक रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता, 2038 तक वैश्विक निर्यातक बनना और 2045 तक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना जैसे लक्ष्यों को रेखांकित किया गया है। भारत अमेरिका सेना के बीच नई दिल्ली में 28 से 30 मई 2 दिवसीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का आकलन, संवर्धित जुड़ाव के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। दोनों देशों ने वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता के अधिकार देने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। नीट पीजी 2025 परीक्षा वाले
कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को 2 शिफ्ट के बजाय 1 शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनबीई यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोज सकती। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा 15 जून को है और अभी भी एनबीई के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ 1 शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए पर्याप्त वक्त है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में संलिप्त 3 आरोपियों को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और इन आरोपियों में पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता इसमें शामिल हैं। इन सभी को 302, 201, 354 धाराओं में दोषी पाया गया है। इससे पहले एसआईटी ने इस मामले में 500 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल किया था। बता दें कि 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या करके उसका शव चीला की शक्ति नहर में फेंक दिया गया था और नौकरी ज्वाइन करने के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई। घटना ने उत्तराखंड के आम जनमानस को उद्वेलित कर दिया था और लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो, यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों आज आप लोग कोटद्वार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने विश्व नंबर 1 जोड़ी मलेशिया की गो जेफेई और नूर इजुद्दीन की जोड़ी को 21-17, 21-15 के सीधे गेम में शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने यह मुकाबला महज 39 मिनट के अंदर अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी का ये इस सीजन का तीसरा सेमीफाइनल रहेगा और इससे पहले सात्विक और चिराग की जोड़ी इंडिया ओपन और मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंचने में कामयाब रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आज जो टीम हारेगी उसका इस सीज़न का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 खेलेगी। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों टीमें प्लेऑफ में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले 2023 के क्वालीफायर 2 में भिड़ी थी और तब गुजरात ने मुंबई को 62 रनों से हरा दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।